बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप 2022 के स्पेशल प्रोग्राम फिफ्थ अंपायर के साथ मैं हूं यासिर रशीद। आज T20 वर्ल्ड कप के 2 मैचेस हुए हैं। पहला मैच जो हुआ है वो एक सनसनीखेज मैच साबित हुआ है। 9 रन से बांग्लादेश ने मैच को जीता है, लेकिन नीदरलैंड के साथ मैच में सनसनीखेज मराहिल तक मैच पहुंचा ही क्यों? 20 ओवर्स पूरे नीदरलैंड ने खेले हैं। उस मैच के अंदर बांग्लादेश की तजुर्बाकारी भी कहीं पे दिखाई नहीं दी। एक कम तजुर्बाकार टीम जो है वो बांग्लादेश की टीम के ऊपर हावी दिखाई दी है। और दूसरा मैच जो था वो साउथ अफ्रीका का मैच था। साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर भी बारहा बारिश होने की वजह से जिम्बाब्वे के साथ जो मैच था उसको रोक दिया गया और अब वो मैच एक पॉइंट के साथ बराबर हो चुका है। ये मैच बगैर नतीजा खत्म हुआ, लेकिन कल के मैच की भी काफी गूंज सुनाई देती है। कल के मैच के बाद ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कुछ चीजें बनी हुई हैं। नो बॉल को लेकर बहुत तबसरा हो रहा है और जिस फ्री हिट के ऊपर कोहली की विकेट गिरी उस पर 3 रन हुए, उस पर भी बहुत तबसरा हुआ। कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आईसीसी के जो कवानीन हैं वो तब्दील होने चाहिए। तो इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। साबिक कप्तान, लिविंग लेजेंड सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। सरफराज साहब, आज के मैच पे तो तफसीलन बात कर, लेकिन कल के मैच के हवाले से नो बॉल को लेकर बहुत सी बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग उसे सही भी साबित कर चुके हैं, उन्होंने बहुत सी आरा का भी इजहार किया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि कल के मैच को लेकर नो बॉल पे मजीद तबसरा होना चाहिए या तबसरों का इख्तिताम होना चाहिए? नहीं, नो बॉल का तो ये देखे ना, अब अंपायर है ये तो ठीक है कि जो मेन अंपायर खड़ा था जिसकी तरफ से बॉलिंग हो रही थी उसने जो साइड पे लेग अंपायर उस वक्त था उससे मशवरा करना चाहिए था। और बेसिकली जो है ये लेग अंपायर की जिम्मेदारी थी कि वो इशारा करता, क्योंकि वो बॉल की हाइट को सही तरह जज कर सकता है साइड एंगल से, तो उसको उसका इशारा का इंतजार करना चाहिए था जो मेन अंपायर खड़ा था जिसने नो बॉल, लेकिन उसने नो बॉल पहले ही कॉल कर दी तो और लेग अंपायर को देखा ही नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ पे कुछ डिबेट हो सकती थी और उसको पूछना चाहिए था मैच रेफरी को कि इतनी उसने जल्दी में क्यों ये डिसीजन लिया। मशवरा करता लेग अंपायर से, फिर हो सकता है कि रिव्यू के लिए जाते, वार अंपायर से देखते, क्योंकि उसने आगे से मारा है। अगर आप पीछे खड़े होते तो हो सकता है हाइट कम हो जाती, तो ये भी चीज देखने वाली थी। तो इसके ऊपर अब मैच खत्म हो गया है, सारा अंपायर ने जो भी किया है, अंपायर इज द फाइनल डिसीजन, तो उसका अब क्या कर सकते हैं। सरफराज साहब, बात ये भी हो रही है कि जब फ्री हिट के ऊपर बोल्ड हुए कोहली और उसके बाद 3 रन हुए तो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उसे डेड बॉल करार दिया जाता, तब ये रन्स नहीं हो सकते थे। आप क्या समझते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी के कवानीन में अगर तब्दीली करवाना हो तो क्या फ्री हिट के हवाले से तब्दीली हो सकती है? नहीं जी, ये तो ऐसे बेजा बातें हैं, जिनको समझ नहीं है वो ये बातें जरूर करेंगे कि बोल्ड हो गया है। अब आप देखें, नो बॉल अगर बॉल कराता है कोई गेंद हिट विकेट को लाके तो बाउंड्री के क्रॉस चला जाता तो वो 4 रन देते हैं। तो ये भाग के ले लें या वैसे ले लें, और जब आप देखें नो बॉल इस तरह का हो तो जो हिट मारते हैं बाउंड्री लाइन पे अगर कैच भी हो जाए अंदर तो वो एक रन अगर लेते हैं तो वो काउंट होते हैं। तो ये ऐसे बातें सुनने में जो मर्जी ख्याल लें लोग, लेकिन उनको तशरीह करनी का देखना चाहिए कि असल कानून है क्या। वो सिर्फ रन आउट जो है इज द ओनली डिसीजन, वो उस वक्त आउट हो सकता है अगर कोई रन आउट हो नो बॉल के ऊपर, वरना तो। लेकिन सरफराज साहब, अगर क्रिकेट फैन इसके हवाले से कोई बात करे तो ठीक है, उसको समझाया जा सकता है, लेकिन साबिक क्रिकेटर्स इस पर राय देना शुरू कर दें और वो ये कहें कि अंपायर की तरफ से गलत फैसला हुआ है तो ये एक नए मुबाहिसे को जन्म दे देता है। नहीं, अब जबरदस्ती अगर क्रिकेटर कहें तो उनकी मेरा ख्याल समझ में थोड़ा समझना चाहिए कि जब आदमी नो बॉल के ऊपर हिट मारता है और कैच आउट हो और एक स्कोर ले लें तो वो स्कोर काउंट नहीं होता। ये मेरी अगर बात सुन रहे हैं तो इसके ऊपर गौर कर लें। अगर गेंद विकेटों को लाके क्रॉस चला जाए बाउंड्री लाइन के बाहर तो वो भी 4 रन देते हैं इस तरह की पोजीशन में। तो भाग के ले लिए तो 1 रन भी भाग के लो तो वो काउंट होता है, कई दफा हुआ है। और उसके बाद 3 रन ले लिए वो भी काउंट हुआ है। तो इसमें मेरा ख्याल है डिबेट इस पे नहीं हो सकती, लेकिन जो
वो चेस्ट साइड पे या असल तो वेस्ट साइड पे से ऊपर गेंद हो तो वो उसको आप नो बॉल दे सकते हैं। वेस्ट साइड तक तो नो बॉल नहीं होता, उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं कि अंपायर ने बड़ी जल्दी में और हेस्ट में डिसीजन किया है। ये मैं कहूँगा कि ये अगर कोई नुक्ता उठा सकते हैं तो उठा लें, लेकिन इंडिया आप सरफराज साहब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस नुक्ते को उठाने की हैसियत रखता है? शायकीन क्रिकेट को इस पर भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि आईसीसी के अंदर पाकिस्तान की लॉबिंग मजबूत नहीं है, बिग थ्री वहाँ पे राज करते हैं। तो इंडिया की लॉबिंग क्रिकेट के अंदर ख़त्म करने में या बिग थ्री की लॉबिंग ख़त्म करने में या पाकिस्तान को अपनी लॉबिंग मजबूत करने के हवाले से क्या कुछ प्लान करना चाहिए? नहीं, देखें, इंडिया के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा रेवेन्यू जो आता है आईसीसी को, उनकी तनख्वाहें, उनकी मौजें और उनसे जो उनके पास पैसा है वो 75% तो इंडिया से आता है। तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद इंडिया का इन्फ्लुएंस थ्री बिग जो बने थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके साथ फिर न्यूजीलैंड भी आ गया, उसके साथ इंग्लैंड भी आ गया। और वो जो बिग थ्री और इस तरह का चला था वो तो अब इकट्ठे हैं। उसके बाद आप देख लें जो पाकिस्तान के टूर कैंसिल हुए हैं वो भी इंडिया का इन्फ्लुएंस था। और लेकिन ये भी तो नुक्ता सरफराज साहब इसमें अहम है ना कि पाक इंडिया का अगर मैच हो रहा है और इब्तदाई मैचेस में T20 वर्ल्ड कप के तो 90,000 शायकीन बैठे देख रहे हैं। अगर इंडिया का मैच किसी और टीम के साथ होता तो शायद ये 90,000 शायकीन भी ना होते। इंडिया के लोग अगर देखने आते हैं शौक के साथ तो वो पाकिस्तान के साथ मैच देखने आते हैं ना। तो पाकिस्तान अपनी मजबूती किस तरीके से बढ़ा सकता है? मजबूती तो यही है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देती रहे और एक फॉर्मिडेबल टीम बन जाए और मैच जीते, नंबर 1 दुनिया में टीम अपना कराए। और उसको तो फिर प्रेशर बड़ा पड़ेगा। जब देखें जी, इससे पहले भी जब बातें होती थी तो शुएब अख्तर या इस तरह के बॉलर्स के ऊपर ये कहना कि ये थ्रो करता है तो इस तरह उसको एक्शन उसका ठीक नहीं है। तो तौकीर रियाज साहब जो जनरल साहब थे उस वक्त चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने आईसीसी को थ्रेट दी थी कि अगर हमारे बॉलर को ये नो बॉल करार दिया तो हम पाकिस्तान की टीम आईसीसी से विड्रॉ कर लेंगे। उस वक्त देखे पाकिस्तान टीम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी और हर दुनिया की टीम चाहती थी मुल्क के पाकिस्तान खेलने उनके मुल्क में आए। और उस ये देखें इस वजह से किसी को नो बॉल कराने दिया गया और फिर रूल बदले कि 15 डिग्री पे अगर बैंड हो तो इस तरह मुरली दलन का मामला चला। तो ये चीजें तो आपकी टीम अगर स्ट्रांग हो तो फिर चलती हैं, वरना तो फिर वो इसी तरह की बातें हैं जी। लेकिन सरफराज साहब हमारी टीम तो मजबूत हो चुकी है ना। दुनिया का पहले नंबर का बल्लेबाज, फिर तीसरे नंबर का बल्लेबाज और हमारे पास बेहतरीन इस वक्त फास्ट बॉलर्स भी मौजूद हैं। टीम की मजबूती तो रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है। ये एशिया कप के हवाले से जो जे शाह ने बयान दिया कि पाकिस्तान जाके इंडिया की टीम नहीं खेलेगी और अगर इंडिया वेन्यू बनता है किसी बड़े मैच का तो पाकिस्तान की टीम को आना पड़ेगा। इसके ऊपर आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर पीसीबी को मौकिफ क्या अपनाना चाहिए? देखें, ये जो आपने टीम के प्लेयरों की बात की है ना, ये तो इंडिविजुअल है ना। असल मामला तो आता है रिजल्ट क्या आप दे रहे हैं टीम जीतने का, तो उसके बाद फिर आप बात करते हैं नंबर 1 अगर टीम रेटिंग में हो तो फिर बात है। बाकी तो देखें, बाबर आजम को दुनिया मानती है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और रिजवान ने बड़ा इम्प्रूव किया है। दोनों की पार्टनरशिप चलती रही है तो पाकिस्तान कुछ मैच जीतते रहे हैं। वरना तो आप देखें, वो दूसरी मैं ये बात करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग या सिलेक्शन ऑफ द टीम, इसको बेहतर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सुन रहे हैं तो मैं उनको सजेशन दूंगा अभी आपके थ्रू जी। सरफराज साहब, आज 1 साल हो गया साबिका जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। हमारे ओपनर्स ने ही ऐसी जान मारी थी कि एक तारीख रकम की थी। आज 1 साल बाद, साल पूरा होने से 1 दिन पहले पाकिस्तान ने हार का भी सामना किया और वो भी एक सनसनीखेज मैच के बाद। आपने कल बातें ये की थी कि टीम में कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं। वो तब्दीलियां क्या हो सकती हैं? प्लेयर्स को तब्दील किया जा सकता है या बैटिंग ऑर्डर को तब्दील किया जा सकता है? बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करना पड़ेगा। और अब मैं कहूँगा
कि जो आपके वाइस कैप्टन हैं उनको थोड़ा सा बेहतर अपना रवैया रखना पड़ेगा शादाब को। अब आप देखें पाकिस्तान में भी वो नंबर कभी 3 जाता रहा है, कभी 4, कभी बैटिंग नहीं करने आया जब गेंद लगा, और उसके बाद न्यूजीलैंड में देख लें नंबर 3 कभी चलेगा कभी 4 चलेगा, और ये तो कोई बात नहीं है ना। आप एक परमानेंट रखते हैं कि किसने नंबर 4 जाना 5, ये आपको इस तरह करना चाहिए कि जैसे 2 ओपनर आपके हैं रिजवान और उसके साथ बाबर आजम, ये तो सेट हुए हुए हैं। नंबर 3 आपका शान मसूद अब आ गया है, नंबर 4 पे आपके पास ये इफ्तिहार है, 5 पे जो है ना यहाँ ये अली की पोजीशन बनती नहीं है, क्योंकि वो ऑन की तरफ ऊंची शॉट खेलता है और हमेशा वहीं पे आउट होता है। तो एक तो ये बात है, उसके बाद फिर शादाब का, हैदर अली, आसिफ, ये 3 जो हैं इसमें से तो एक काम करना पड़ेगा, और आसिफ को नंबर 5 करें और उसके बाद ये जो शादाब है नंबर 6 करें। उसके बाद जो है आपका है नवाज, इसमें भी कंपटीशन आता है। शादाब हैदर अली के हवाले से आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हैदर अली की परफॉर्मेंस बेहतर किस तरीके से हो सकती है? हैदर अली की तो डिमांड भी शायकीन क्रिकेट बारहा कर चुके हैं और शायद इसी प्रेशर की वजह से उसे टीम में शामिल किया गया था। नहीं, हैदर अली को तो मैंने काफ़ी मैसेज भी भेजे हैं थ्रू इनका जो डॉक्टर रियाज था, इस तरह 1-2 औरों से, कि ये कोच को बताएं जाके कि ये ऑन की तरफ जो ऊंची शॉट खेलता है शुरू में नीचा खेले, ऊंची मारने की दूर के अभी शुरू में, तो उसमें फिर ये जब आई सेट हो जाए तो फिर जहां मर्जी मार सकते हैं। तो वहीं पे ये अगर 10 दफा आउट हुआ है 12 में से, तो ऊंची शॉट करके ही आउट हुआ है। अब पाकिस्तान में तो बाउंड्री छोटी है, तो वहां तो गेंद छक्का भी चला गया, कुछ हो गया। ऑस्ट्रेलिया में तो बाउंड्री जो है काफी बड़ी है, और 85 गज 80 गज, और एक तरफ चलो छोटी है, तो इसको तो एडजस्ट करना चाहिए ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चेंज अगर कर लें तो इधर आके मजबूती आपकी होनी चाहिए। सरफराज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल पाकिस्तानी टीम के हवाले से, आप शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि वो बतौर ऑलराउंडर खुद को कब तक मनवा पाएंगे और किस तरीके से? देखें, ऑलराउंडर का तो भूल जाएं, शहनशाह अफरीदी का ये 2 हिटें मारने थे, तो वो तो नसीम शाह ने भी 2 छक्के मार के इंडिया से मैच जीता था। इन चीज़ों पे इस तरह ना जाएं। देखें, उसकी जिम्मेदारी है विकेटें ले, मैच जीतने के लिए दूसरी टीम को आउट करे, ये उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ही लैकिंग क्योंकि मैच वो अनफिट रहा है, ज़्यादा मैच नहीं खेला और मोमेंटम बनाने में भी वक्त लगता है। देन व्हेन यू आर प्लेइंग दिस T20 बड़ा हाई टूर्नामेंट, और टीवी के ऊपर इधर उधर जो प्रेशर पड़े हुए हैं, तो इस वजह से भी मैं कहूँगा कि ये अपना बॉलिंग के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दे। बैटिंग का तो फ्लूक है, स्कोर कर ले, वरना इसको यू कैन नेवर से कि ही इज एन ऑलराउंडर। जी, ऑलराउंडर पे अभी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अभी सिर्फ गेंदबाजी पे तवज्जो देनी चाहिए और उसे बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। सरफराज साहब हमारे साथ ही में। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज के मैचेस के हवाले से बात करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आज के मैचेस के हवाले से हमने बात तो करनी है, लेकिन ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बात कर चुके हैं। जिस तरह सरफराज नवाज साहब ने बताया कि बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली क्या होनी चाहिए जिससे कुछ बेहतरी हो सकती है, और एक प्लेयर को कम भी करना चाहिए बैटिंग ऑर्डर में जो टेल एंडर के करीब जाके पहुंचता है। सरफराज साहब, बैटिंग लाइन पे तो हम बात कर चुके, बॉलिंग में बेहतरी क्या हो सकती है? कल के हवाले से बातें ये भी हो रही थी, जैसा कि आपने भी कल तज़किरा इसका किया था कि जो ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हैं ये फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत कारआमद होती हैं। जब 12वें 13वें ओवर्स में मोहम्मद नवाज को एक ओवर में तकरीबन 20 के करीब रन्स पड़ चुके थे, तो उसके बाद क्या एक स्पिनर को नहीं लगाना चाहिए था, ताकि फास्ट बॉलर को नहीं लगाना चाहिए था ताकि रन्स को कुछ देर तक रोका जा सकता और स्ट्राइक रेट जो 14 था उसे ज्यादा पे लेके जाया जा सकता? देखें, बैट्समैन में तो अभी जिसका जो हुआ है, पहले 4 तो आपके हैं, उसके बाद 3 आपने बीच में 5, 6, 7 ये अपना शदाब है, आसिफ है, उसके बाद नवाज है। ये 3 में 3 स्पिनर हैं, और इन 3 स्पिनर और ये बैटिंग में भी मैच विनर इनमें कोई भी नहीं है कि सिंगल हैंडेड एज ए बैट्समैन फंस के मैच जिता दे। तो अब इन 3 में से आपने क्या करना है, 2 की सिलेक्शन करनी है, और इसमें से एक आपने फास्ट बॉलर नीचे ज्यादा बढ़ाना है। और वो मैं कहूँगा कि 3 आपके बॉलर थे। अभी आपने जो बात की है कि नवाज को आखिरी ओवर तक लेके गए हैं, तो फास्ट बॉलर होता तो और चीज होती। तो मेरे ख्याल में वसीम जूनियर जो है वो इन्होंने इस चीज पे मैं हैरान हूँ कि इन्होंने अभी असेस ही नहीं किया कि क्या बॉलिंग कर रहे हैं, किस वक्त क्या कर रहे हैं। ये बस वो लगे हुए हैं एक स्टीरियोटाइप कि एक ओवर तेज नसीम करेगा, उसके बाद या 2 ओवर, उसके बाद रऊफ आएगा, वो 1 ओवर करेगा, फिर बाद में आ जाएगा। इस तरह टीमें थोड़ी चलती हैं। जब रऊफ ने आउट किया है शुरू में तो उसको 1 ओवर ज्यादा करा दें। अफरीदी का ये है, इनको देखना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस कि जो उसने हमेशा आखिर में बड़े रन दिए थे, और उसका आप देख लें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम मैच आ रहे हैं उस वक्त भी आखिर में उसको काफी मार पड़ी थी। तो उसको ये तो सरफराज साहब, फिर हारिस रऊफ का भी यही तो ट्रैक रिकॉर्ड है। हारिस रऊफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि इब्तदाई जो ओवर्स होते हैं उनमें वो विकेट्स निकाल पाते हैं कि, और जब आखिरी ओवर्स में उन्हें मौका दिया जाता है, जब रन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके पिछले कोई 17 मैचेस का ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि वो उन मैचेस में बहुत ज़्यादा रन्स देते रहे हैं आखिरी ओवर्स में। यही यासर, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये स्टीरियोटाइप भी लगे हुए हैं कि इसने उतने ओवर करने हैं, और हर मैच में एक ही तरह की बॉलिंग ये चेंज हो रही है। तो इस तरह तो नहीं चलेगा ना। आप देखें कि अगर बॉलर का रिदम आ गया है तो उसको 1 ओवर 2 ओवर ज्यादा करवा दें। अब अफरीदी नया गेंद बड़ा आउटस्टैंडिंग करता है, उसको 3 या 4 ओवर शुरू में करवा दें। उसके बाद आपके पास 4 तेज बॉलर तो आपको खिलाने पड़ेंगे, और जो 3 आपने स्पिनर खिलाए हुए हैं उनमें से 2 करें, एक फास्ट बॉलर वसीम को ले आए, और वसीम का टुवर्ड द एंड उसको 2 या 3 ओवर उसके आखिर में रखें, क्योंकि उसका गेंद रिवर्स स्विंग होता है और वो यॉर्कर नुमा बॉलिंग करता है, तो आखिर में उसको इतनी मार भी नहीं पड़ती दूसरों के मुताबिक। तो ये और नसीम शाह का भी है, उसको भी आखिर में इतनी मार नहीं पड़ती जितनी दूसरों को हमने देखने में आई है। तो ये एडजस्टमेंट तो कोच का काम है, असेस करके कैप्टन से डिस्कस करके, और ये सारी चीजें भी। सरफराज साहब, प्रेशर वाले मैच के अंदर जब आपको लगता ये हो कि आप मैच अपने हाथ से निकलता हुआ देख रहे हैं, तो सीनियर जूनियर पर रिलाय करने का तरीका कार क्या होता है? क्या अगर जूनियर बहुत तजुर्बाकार भी आपको दिखाई दे रहा और आपको लगता हो कि ये विकेट निकाल पाएगा, तो ज्यादा रिलाय सीनियर पे नहीं किया जाता? नहीं, देखें, बीच में आपने देखा होगा जब ओवर खत्म होता है या जो भी एक 3-4 इकट्ठे मिलके डिस्कस करते हैं, आपके पास वो रिजवान है, विकेट कीपर की ज्यादा आई होती है एज ए जो बॉलिंग देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बैट्समैन क्या पोजीशन कर रहा है, तो वो है, कैप्टन है, उसके बाद वाइस कैप्टन है, एक आधा सीनियर, और बॉलर भी साथ खड़ा होकर बात कर ले कि मुझे इस एंड से नहीं दूसरे एंड से और ज्यादा सूट करेगा, बाउंड्री छोटी किधर है, बड़ी किधर है, ये सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। और कैप्टन को और दूसरे प्लेयरों को आपस में 1-2 मीटिंगें करनी चाहिए, और उसके बाद
जब 10 ओवर का ब्रेक आता है पानी का, तो उस वक्त भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका जो कोच है बाद वो कोई आइडिया दे के 12th मैन जो है उसको अंदर भेज सकता है। तो ये चीज़ें इस तरह चलती रहती हैं, तो इस तरह ये करना चाहिए। और स्टीरियोटाइप मैं कहता हूँ जो इन्होंने एक चीज़ पकड़ ली है कि, और उसके बाद नवाज का और आसिफ को देखें, आपने बॉलिंग ही नहीं कराई। वो एज ए ऑफ स्पिनर और बैट्समैन आया है और उसको नंबर 7-8 पे भेज रहे हैं, तो शादाब को ऊपर भेज रहे हैं। तो ये सारी सरफराज चीजें साहब, देख के अगला मैच जो पाकिस्तान का है वो 27 तारीख को जिम्बाब्वे के साथ है। अगर आज जिम्बाब्वे का मैच साउथ अफ्रीका की टीम के साथ देखें तो बारिश की वजह से मैच रुका भी, 9 ओवर्स तक महदूद रह गया। फिर जिम्बाब्वे ने 80 रन का टारगेट दिया, जिसके हदफ के ताकुब में साउथ अफ्रीकन टीम जो है उसने 3.2 ओवर्स के अंदर 49 रन कर लिए। डिकॉक ने 18 गेंदों के ऊपर 47 रन की इनिंग खेली है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो किस कदर आसान होगा? देखें, ये जो एक पॉइंट मिल गया है आखिर में, ये फिर 7 ओवर पे रिड्यूस हो गया था जब मजीद बारिश आई है, और उसमें फिर 64 करना था, और उसके बाद फिर और बारिश आ गई 5 ओवर के बाद। तो फिर मैच ये जैसे आपने बताया कि एक पॉइंट हो गया है। तो आइंदा में जिम्बाब्वे की टीम तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की काफ़ी मजबूत टीम है बॉलिंग में भी, और वो इतना, लेकिन हर मैच को इजी नहीं लेना चाहिए, और उसमें तो एक आप एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 3 जो 5, 6, 7 का मैंने फार्मूला बताया है, इसमें से 2 और 1 कम करके वसीम को खिला के ये आप मजबूत करें आखिर में, जो आपकी बॉलिंग पे हमेशा रन देती है। तो इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा जी। जिम्बाब्वे की टीम के साथ मैच जो होगा वो आसान मैच ही होगा, और कुछ बेहतरी करने की ज़रूरत है। कुछ टिप्स सरफराज नवाज साहब ने दिए हैं बैटिंग ऑर्डर के हवाले से और बॉलिंग लाइन लेंथ के हवाले से। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, 5th अंपायर का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।